कि क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सेशन आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर करते रहिएगा, और ये आपको टेलीग्राम पर लेट्स लर्न स्क्वाड, यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे सारे, और जो भी नई अपडेट होती है वो सारी चीज़ें, क्लास कब हो रही है कब नहीं हो रही है, पीडीएफ्स, ये सब मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, है ना। अच्छा, एक और चीज़, जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर पेपर लिया है किरण पब्लिकेशन से सीटेट का, या फिर जो 4000 MCQ की एक बुक आती है वो ली है प्रैक्टिस के लिए, या कोई भी अगर बुक ली है और आप फीडबैक अगर आपको लग रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने आज ही मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 4 क्वेश्चंस गलत थे, तो कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है कि गलत हैं, तो आप उनको भेज सकते हैं support@kiks.co या .in पर, तो उनको फीडबैक भेजिए। वो 500 रुपये देते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आप जो भेज रहे हैं और वो सच में गलत निकले प्रूफ के साथ, तो वो पर क्वेश्चन 500 रुपये देते हैं बच्चों को, है ना, जो भी निकालता है। तो खैर देखिएगा, तो इसका मतलब ये है कि गलतियां बहुत कम निकलेंगी, नहीं तो ऐसे 500 में तो उड़ जाएगा पैसा। देखिएगा एक बार, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इधर आ जाओ वापस से, स्टार्ट करते हैं। सी कह रहे हैं 60% लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि इन क्लास 5 while discussing the chapter whose forest, यानी whose forest नाम का एक चैप्टर है, किसके जंगल पर चर्चा होती है जब आप क्लास 5 की NCERT पढ़ते हैं, EVS की यानी पर्यावरण अध्ययन की। The teacher narrated a true anecdote of सूर्यमणि who started a center named तोरांग। बहुत इंपॉर्टेंट है, तोरांग पे क्वेश्चन आता है, और सूर्यमणि भगत आई थिंक इनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कक्षा 5 में एक चैप्टर है किसके जंगल, और इस किसके जंगल में एक किस्सा सुनाया सूर्यमणि के बारे में, जो कि एक सच्चा, एनेक्डोट का मतलब होता है कि वो जो घटनाएं, जैसे डेली बेसिस पे बच्चे ने कुछ कर दिया स्कूल में तो वो एनेक्डोट बन जाता है, वो घटना है अपने आप में, और ये एक सच्ची घटना उन्होंने सुनाई टीचर ने, ताकि बच्चों को थोड़ा सा वो क्या हो, सेंसिटिव हो जंगल को लेकर के। आशीर्वाद देने की कृपा करें, पटना बिहार। बहुत बढ़िया रॉकेट मामा, नाम भी आपका तो खतरनाक है। और तैयार रहिए, अब पढ़ाई आपकी कंटिन्यू पहले सीटेट के लिए करेंगे, फिर केवीएस के लिए करेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, बैचेस में आप सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे ही अगर केवीएस की हम बात कर रहे हैं। और अदर सब्जेक्ट्स की जो मैराथन है आपकी, वो 11 तारीख से पहले निपटा देंगे सीटेट के लिए, क्योंकि WB टेट का भी एग्जाम है, तो उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। तो हम लोग 2 या 3 तारीख से शुरू कर देंगे मैराथन्स। सी ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, और केवीएस पे प्रॉपर बात तब करेंगे जब एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और तभी आपका बैच या कोई भी कुछ भी टेस्ट सीरीज बैच उसके बाद ही सोचेगा। अभी तो किसी को पता भी नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं। तो केवीएस के बैच के लिए थोड़ा सा थम जाओ। KKR जो पूछ रहे हैं बार बार, केवीएस का न्यू बैच कब आएगा मैम, करियर बिल पर पहले नोटिफिकेशन आएगा। हमें कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि टीचर्स अच्छे हैं और कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक प्रॉपर सारी डिटेल्स नहीं आ जाएंगी, जब तक बैच नहीं आएगा, तो एक बार 5 तारीख तक रुक जाओ, फिर आ जाएगा। हाँ, 11 दिसंबर को WB टेट है, जल्दी मैराथन आ जाएंगे। उससे पहले मैं यही बोल रही हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए, आपको ईदी अमीन इतना काम हम कर देंगे। जो सीटेट वाली मैराथन है उससे पहले आ जाएंगी, ताकि आपको वहाँ भी हेल्प मिल जाए। और आज इतने कम लोग क्यों लग रहे हैं अभी तक? हैं 15-16 हज़ार लोग हैं अभी, क्या बात है? लेट शुरू किए हैं हम, या फिर सो गए हैं, या पढ़ने की आदत नहीं रही है? 2 दिन छुट्टी क्या हुई, संडे और मंडे। देखिएगा, अगर हम बात करें सी ऑप्शन, इशूज ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, इशूज ऑफ हंगर, इशूज ऑफ फॉरेस्ट और इशूज ऑफ कुडुक कल्चर, यानी कि ये जो तोरांग है, ये जो सेंटर नेम है तोरांग, तोरांग क्या है? एक सेंटर है, और तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। तोरांग का मतलब है, कुडुक लैंग्वेज में है ये, और इसका मतलब होता है क्या? जंगल। तो ये किस बारे में था? ये जो तोरांग सेंटर था, ये किस बारे में था, ये पूछा है। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, ठीक, फटाफट से बताइए। 5 मिनट हुए अभी, आ जाओगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ईदी अमीन, अगर हम बात करते हैं किसकी, सी ऑप्शन कह रहे हैं कितने? 68% लोग। इश्यूज ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, यानी जमीन और जीविका की समस्याएं। इश्यूज ऑफ हंगर, यानी भूख की समस्याएं। इश्यूज ऑफ फॉरेस्ट, देखिए भूख की समस्याओं पे तो इसमें बात नहीं हुई है। इश्यूज ऑफ कुडुक कल्चर, बिल्कुल सही बात है, और कुडुक में ही तोरांग कहा जाता है जंगल को। और दूसरा है इश्यूज ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, यानी जमीन और जीविकाएं की समस्याएं, जीविकाओं की या जीविका की समस्याएं। तो ये इश्यूज ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे गलत नहीं होता, लेकिन हमारे पास हम देख रहे हैं 3 ऑप्शन का कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही चूज कर सकते हैं। तो उस केस में या तो ए सही है या फिर डी सही है। तो ए एंड डी बोथ का ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है, जितने भी लोग कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। 5 दिन 5 मैराथन जैसा ही रखेंगे कुछ इस बार भी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्न्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो टीम वर्क की स्पिरिट है,
टीम वर्क की जो स्पिरिट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जाता है? बताइएगा। ये कमेंट में कौन लोग रो रहे हैं? क्या हुआ, क्यों रोते हो इतना? खुश रहा करो यार, है? मेरे पापा जी के नाम पर करेक्शन नहीं होगा क्या? फॉर्म लॉक हो गया है। 28 से कितना 30 तक था, कब तक थे करेक्शन? पहले कहाँ सो जाते हो यार आप लोग, हैं? मान लिया कि अब सारा कुछ बताया था पहले से ही, वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी। कल के वीडियो में मैं देख रही हूँ केवीएस वाले सब कुछ बता दिया है, उसके बाद भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कई लोग, और इसी चक्कर में फिर हमारा गड़बड़ हो जाती है ना? गड़बड़ हो जाती है, फिर पेपर में हम चीजें नहीं कर पाते। ठीक है बात? देखो एक बार फटाफट से। चलिए अब देखिएगा, सी ऑप्शन 88% लोग कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 19,000 लोग जागे, आ जाइए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, यानी निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जाता है? फैमिली, हाँ फैमिली सिखा सकती है कि भाई एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहो, बेहतर बनो। स्पोर्ट्स एंड फैमिली, हाँ दोनों सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी क्या होता है? टीम वर्क होता है ना? आप जीत और हार को एक्सेप्ट करना सीखते हो, टॉलरेट करना सीखते हो सामने वाले का पर्सपेक्टिव, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी की बात जो है आपकी बात को मतलब आपको ठीक लगे, तो उसको भी आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना है, या अपने तरीके से सामने वाले की जो डाइवर्सिटी है उसको टॉलरेट करना है, उसका भी पता चलेगा। राय पूजा, अगर हम बात करते हैं फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स, यानी परिवार, समाज और खेल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो परिवार है, समाज है और खेल है यानी स्पोर्ट्स है, क्योंकि तीनों ही आ गए ना इसमें। कंडक्टिंग कंपटीशन आंसर नहीं हो सकता कि आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट करा रहे हैं बच्चों को एक दूसरे से। ये हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है ना? हमें बेफालतू में ही ऐसी बचपन से आदत हो जाती है, वो बच्चा गोरा है, अच्छा तुम इतने गोरे नहीं हो, उसकी हाइट इतनी है तुम्हारी नहीं है, उसके इतने नंबर आते हैं तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे, उसके पास ये है तुम्हारे पास क्यों नहीं है, तुम्हारे पास है तो देखो उसके पास तो ये नहीं है। या तो हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, या अपने आप को ऊपर उठाते हैं, या फिर कम समझते हैं। ये है कॉम्पिटिशन। ठीक, तो ये कंडक्टिंग कंपटीशन से किसी का भला हुआ नहीं है आज तक, है ना? इससे क्या होगा, बच्चे में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी, और वो भी बहुत ही फोर्स वाली, कुछ टाइम तक मोटिवेटेड फिर खत्म। ठीक, तो फैमिली, या फिर वो अपने आप में इंफीरियोरिटी फील करेगा, जिस चीज के लिए वो बना है वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, फैमिली जो है, परिवार आपको कोऑपरेशन सिखाएगा, सोसाइटी सिखाएगी एक साथ कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, टीम में काम कैसे करते हैं, ग्रुप में काम कैसे करते हैं। स्पोर्ट्स में भी टीम वर्क होता है, पूरी पूरी टीम हारती है या फिर जीतती है, तो कोई एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से चलेगा तो गड़बड़ है। लेकिन कंपटीशन क्रिएट करने से कोई भी टीम वर्क को बढ़ावा नहीं मिल रहा, और वो है भी तो वो हेल्दी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, ये वर्ड जो है कंपटीशन, इसको कोलैबोरेशन से रिप्लेस करेंगे। सहयोग की जरूरत है, एक साथ लाने की जरूरत है बच्चों को टीम वर्क में, ना कि कंपटीशन तो जस्ट ऑपोजिट है टीम वर्क का। ठीक है, आपस में ही कॉम्पीट करने लग जाओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, इसका आंसर मैंने आपको फोटो में दे दिया है, जो पहचान लेगा वो जवाब दे देगा। ठीक है स्वीटी गुप्ता, एकदम स्वीट हैं आप। 9 मिनट हो चुके हैं सेशन को, और हम तीसरे क्वेश्चन पे हैं, और हम जुड़ चुके हैं लगभग 20,500 लोग। बहुत ही बढ़िया। मेरा सीटेट अच्छे प्रिपेयर हो गया है, बट मैं अदर लोगों के क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ? लोगों ने अगर अपनी मर्जी से बनाए हैं तो कृपया उनसे बच के रहें। इस टाइम पे पेपर का टाइम है, और जो सिर्फ प्रीवियस ईयर हैं, चाहे ऑफलाइन वाले भी कर लो सॉल्व, लेकिन टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मत करो अगर आपको लगता है कि सही सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है चीज़ें। अगर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अभी कॉन्सेप्ट समझने में गलती करते हो, तो उनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना? घबराना नहीं है। लक्ष्य, आई अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल खतरनाक बातें हैं। शौर्य भी यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं इस पर फोकस थोड़ा सा नहीं करूँगी इस बात पे। अपने आप में बहुत ही ब्रूटल केसेस हैं, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, जस्ट लिटरेट हैं बहुत सारे लोग। एजुकेशन की जरूरत है सच में। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट, यानी कि सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या, सामाजिक कीट नहीं है। चींटियां, टर्माइट्स, बीटल या हनी बी, इन तीनों के बारे में बात हुई है। बीटल के बारे में आपकी एनसीईआरटी में बात नहीं हुई है। टर्माइट्स होती है दीमक, दीमक भी क्या है, ग्रुप में रहती है। सोशल का मतलब जो ग्रुप में रहे, मतलब आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, और ग्रुप में ड्यूटीज डिवाइड हो जाती हैं, साथ साथ चलते हैं। आपने देखा होगा दीमक भरपूर रहती है एक जगह पे। चींटियां भी एक के पीछे दूसरे चलती हैं, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ये आपको समरी भी मिल जाएगी, तो ये भी ग्रुप में रहती है, यानी सोशल हो गई, सोशल इंसेक्ट। हनी बी क्या है, हनी बी भी ग्रुप में रहती है। आपने देखा है, पूरा बोला जाता है ना, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो ये क्या है, ग्रुप में रहते हैं पूरे, इनके बीहाइव्स होते हैं। लेकिन बीटल जो है, बीटल मतलब इसको झिंगुर कह लीजिए आप, या भृंग कह सकते हैं हिंदी में, ये है आपका
बीटल ये बेचारा सॉलिटरी या अकेला रहने वाला प्राणी है और जीव है, जो भी आप कहना चाहें इसको। ये ग्रुप में नहीं चलता। आपने देखे बहुत सारे बीटल उड़ के जा रहे हैं इधर से उधर, झिंगुर जो है, ऐसा नहीं होता ना, एक आध की किसी की आवाज आती है। तो ग्रुप में, ये सब ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो चींटियां हो, दीमक हो, मधुमक्खी हो, लेकिन बीटल ग्रुप में नहीं रहता। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन आता है ग्रुप को लेके। एक और इंसेक्ट है वास्प, जिसको हम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, भरड़ बोलते हैं आई थिंक, वो काट लेता है ना जो, तो वास्प भी ग्रुप में ही रहता है। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वास्प क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वलसाद टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। यानी वलसाद शहर जो है वो हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना राज्य के, जो कि ऑफकोर्स अब तेलंगाना में है, के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। याद रखिएगा वलसाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उन्हें नहीं पता लगेगा। वलसाद कहाँ है? गुजरात में है ना। वो ट्रेन शुरू होती है, चलती है, ये वो पूरी जो कहानी है। तो वलसाद कहाँ है? गुजरात में है। हैदराबाद आपको बता ही दिया, तेलंगाना स्टेट के अंदर हो गया। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये गुजरात यहां कहीं होगा, तटीय क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश या अगर हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो ये यहां कहीं होगा। और इसको थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे, क्योंकि ये वाला तट हो गया बे ऑफ बंगाल वाला, इधर आपका इंडियन ओशियन वाला हो गया। तो ये देखें अगर, तो पहले तो ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि ये साउथ में है, इसके मुकाबले, गुजरात के मुकाबले क्या है, ये साउथ में है। तो इसका मतलब नॉर्थ तो जाना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ, और इसके साथ साथ वेस्ट में भी जाना पड़ेगा, यानी वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, अगर इधर जाना होता तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता। तो इसका आंसर क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक, नॉर्थ वेस्ट। एक बार मैप पे भी देख लेते हैं, मैप का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहां, तो हमको पता है ये है तेलंगाना, हैदराबाद, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इससे रिवाइज कर लीजिएगा। और हमें पता है कि ये क्या ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल इसके बराबर में हम देख रहे हैं, इधर इंडियन ओशियन होगा, ठीक है ना। अगर अरेबियन सी, सॉरी, इंडियन ओशियन नीचे होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे गुजरात की, तो ये सिंपल हम देख पा रहे हैं यहां पे तेलंगाना और गुजरात में कि तेलंगाना है यहां, और तेलंगाना से गुजरात तक जाने के लिए वेस्ट भी जाएंगे और नॉर्थ तो जाना ही है। तो नॉर्थ वेस्ट, पहले तो सबसे पहले कहां जाएंगे? ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, और वेस्ट में भी। तो नॉर्थ वेस्ट में है तेलंगाना। ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया ना। ये ईस्टर्न आपके जो स्टेट्स हैं इधर हैं, साउथ ये है, ये नॉर्थ वहां है। तो क्या हो गया? एक तो नॉर्थ मतलब ऊपर, और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। सिंपल आंसर इसका हो गया। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में है अगर, तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो भी बता दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पर। आज बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, मैंने ऐप पे तो छुट्टी ही की हुई है, कल वहां मिलेंगे होपफुली। इतनी वीकनेस है भयंकर, और ऊपर से ये पैर मेरा। देखिएगा बहुत ही बढ़िया, लाइक शेयर करना भी नहीं भूलना है भाई, वो भी करके जाना है। फर्स्ट टाइम है सीटेट का, मैंने नोट्स आपके पढ़े हैं, क्लास भी देख रही हूँ, पर कल मॉक लगा तो 83 ही आए। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है स्वीटी। अभी तो जस्ट 3 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिले हैं, और अगर 3 सब्जेक्ट के नोट्स मिले हैं और अभी क्लास देखना शुरू किया है तो उसमें 83 कोई बुरा स्कोर नहीं है। अभी 2 सब्जेक्ट के नोट्स और मिलेंगे आपको, मैथ्स और ईवीएस के, तो ये स्कोर बढ़ जाएगा। और रिपीटेडली प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है इस टाइम पे। अगर नंबर आपका कुछ भी आ रहा हो मॉक में, मॉक कर रहे हो तो बस इसलिए करो कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, वहां पे 2.5 घंटे आप टाइम मैनेज कर सको। अब ज्यादा मत सोचो कि नंबर कितने बढ़ा लूं या क्या कर लूं। जिन्होंने बहुत तैयारी की हुई है वो सोच सकते हैं ऐसा कुछ। देखिएगा सी ऑप्शन कह रहे हैं 89% लोग। समझते हैं क्या कहानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी, यानी क्या, कौन सी मुद्रा इज यूज्ड इन आबू धाबी, यानी आबू धाबी में किस मुद्रा का प्रचलन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आबू धाबी की करेंसी के ऊपर, फटाफट से बताइएगा। डॉलर है, रुपीज है, दिरहम है, या टका है। टका चलता है बांग्लादेश में, ये बात हमें पता है, नहीं पता तो पता कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है करेंसी पे भी, और ये तो रिपीटेडली सेम ही क्वेश्चन आता है क्योंकि एनसीईआरटी में यही है। इंडिया की अगर हम अपने नोन कंट्री की बात करें, और भी जगह है वैसे, तो इंडिया रुपीज हो गया, डॉलर यूएसए, और भी कंट्रीज हैं इस तरह की उसके आसपास वाली, कनाडा वगैरह हो गया, बट यूएसए के लिए हम जनरली डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ दिरहम ही बचता है। अगर आप एलिमिनेट भी करते हैं, अगर आप ऑप्शंस हटा भी देते हैं, तो एकमात्र उत्तर क्या बचता है? दिरहम। कहाँ यूज होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, क्या यूज होगा? दिरहम करेंसी यूज होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दर्द परेशानी? नीरज सिंह कॉमेडी किंग बताइए, अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए। चंचल यादव दिल भेज रहे हैं। आकांक्षा कह रही है मैम आप लिलन टॉप पे बहुत अच्छा किए हो। अच्छा धन्यवाद आकांक्षा, आपको पसंद आया। वो एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, उस दिन मैं सोई भी नहीं थी पिछली रात को, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं कि लिलन टॉप पे जाना था, इसलिए कि मैं दिन में एक सेमिनार था सुबह इस कोने पे दिल्ली के, और शाम को उस कोने पे दूसरी जगह। देखिएगा खैर, सेंट्रल बैंक ऑफ
यूनाइटेड एमिरेट्स, ये क्या यूएई की करेंसी हो गई। 50 दिरहम आपको फोटो में देख पा रहे हैं आप, देखिएगा। तो दिरहम्स यूएई में चलेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाहे वो दुबई की बात हो रही है, यहाँ पे इनकी अबू धाबी की बात हो रही है, जितनी भी कंट्रीज हैं बेसिकली यूएई में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नहीं सब में तो नहीं चलेगा, खैर सऊदी वगैरह में फिर अलग चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यूएई में, यूएई के जितने भी जगहें हैं वहां पे चलेगी आपकी दिरहम। चिराऊ, चिराऊ पे इतनी बार क्वेश्चन आया है। चिराऊ की अगर हम बात करते हैं, या हिंदी में चिराऊ कहते हैं इसको, तो चिराऊ पे कई बार क्वेश्चन आया है। चिराऊ क्या है बताइए, डांस है, किस जगह का है ये आपको देखना है। बैम्बू के साथ किया जाता है यानी बांस के साथ। तो इन चिराऊ डांस, जो चिराऊ नृत्य है, पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी मान लीजिए पेयर्स में, जोड़ों में बैठ गए एक दूसरे के सामने, दो लोग बैठे हैं, आमने सामने बैठे हुए लोग हैं। होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स, यानी बांस की जो लकड़ियां हैं, बांस हैं, उनको ग्राउंड पे ऐसे रख के बैठे हुए हैं। एज दी ड्रम बीट्स, जैसे ही ड्रम की आवाज आती है क्या करते हैं, द बैम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड, उसको बजाएंगे, डम डम डम, बैम्बू को आवाज आएगी। ठीक, डांसर्स स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक्स एंड डांस टू द बीट। मतलब कुल मिला के बात क्या चल रही है, चिराऊ डांस में पेयर्स में बैठे हैं लोग और डांस करते हैं। जैसे ही ड्रम की आवाज आएगी, बैम्बू का यूज करके, ये बात याद रखिएगा, बैम्बू का यूज करके, यानी बांस का प्रयोग करके डांस कहां किया जाता है और क्या कहते हैं उसको, तो चिराऊ कहते हैं। और ये कहां का नृत्य है, ये मिजोरम का नृत्य है। ठीक है ना, मणिपुर होगा इसका आंसर, ना असम ना उड़ीसा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपको कोई और बता दे। तो मिजोरम चिराऊ, याद रखिएगा, चिराऊ डांस कहाँ का है, मिजोरम का, बैम्बू का प्रयोग करके किया जाता है। अच्छा, बैम्बू पे एक और चैप्टर है अलग से, जिसको हम कहते हैं ना, वो आपकी झूम खेती, उसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ये खेती से याद आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप, यानी जो पानी है किसका, बारिश का, फ्रॉम द रूफ टॉप, जो छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण, यानी रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज कंजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। दिस ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी जो छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब इंग्लिश में समझते हैं। जो रेन वाटर है उसको आप रूफ टॉप पे, छत पे कंजर्व कर रहे हैं, जिससे कि उसको दोबारा से यूज किया जा सके या रिचार्ज कर सके, हम एटलीस्ट ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज कर लें, है ना, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कम ना हो। ठीक है ना, बताइएगा एक बार कौन से स्टेट की बात हो रही है। गुरमीत मलिक कह रही मैम केवीएस की तैयारी करने से सुपर टेट में फायदा होगा या नहीं। मैम पेडागोजी में 90 में से 75 आ रहे हैं, कंटेंट के क्वेश्चन नहीं लगाए, ईवीएस नोट्स प्लीज। दे देंगे गुरमीत, ईवीएस के नोट्स अभी जल्दी दे देंगे। ऑफ कोर्स एक दूसरे से आपको, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट में, निश्चित रूप से फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश वहां भी आती है ना, वहां आपका टीचिंग स्किल भी आएगा, जहां तक है वो भी सिलेबस में होगा ही। ठीक है, 126 नंबर आ रहे हैं मॉक लगाने में आपकी वजह से, शालिनी मिश्रा कह रही हैं, बस आशीर्वाद दो। बहुत बड़ा शालिनी, आप 130 प्लस लेके आओ, फिर हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, चैनल पे इंटरव्यू करेंगे। कोशिश ऐसी ही है, सबके साथ नहीं हो पाता है बट स्टिल कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मॉरल डाउन हो रहा है ऑनलाइन मॉक में, पढ़ाई करो अब तो बस, इस टाइम पे टेंशन मत लो, कौन सा मॉरल और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सोचना, है ना। 28,000 के 28,000 लोग हैं, डेली जो पढ़ाई चल रही है वो दबा के करो। मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए दो कि प्रैक्टिस हो जाए इस टाइम पे, और जहां पे गलती है उसको एनालाइज करो, सिंपल। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं रेन वाटर फ्रॉम दी रूफ टॉप, स्पेशली जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है वो इस टाइम पे मॉक टेस्ट से फायदा ज्यादा ले लेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा ही कम है तो उनका मॉरल डाउन होगा, लेकिन फिर वो एनालिसिस करके गलतियां हटा दें अपनी, तो उनका काम बन जाएगा। फटाफट से बताइए, राजस्थान की बात हो रही है, ऑफ कोर्स राजस्थान की बात हो रही है। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक किया जा सके। राजस्थान की प्रॉब्लम है, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। ये नदी का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, ये पूछा है। तो इस बार आप नदियां भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ईवीएस में थोड़ी सी नजर मार के चले जाइएगा, जरूरी नहीं है दोबारा क्वेश्चन आए, बट क्या पता आप दे ही दिया है तो, और आपके पास समय है तो क्यों नहीं। ठीक है जी, क्यों नहीं, वाई नॉट। ठीक है बात, बहुत ही बढ़िया। लाइक शेयर करने में कंजूसी बरत रहे हैं आप, पहले एनर्जी कम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे रहे हैं सी। पानी पी ले भाई, कफ, और नहाओ रात को, कोल्ड ड्रिंक पियो बेटा। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से बहेगी, सी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, बिल्कुल
ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसमें मैं और आप अभी कुछ नहीं कर सकते। बाकी गंगा कहाँ से निकलती है ये सब भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये ऐसा पहली बार ही हुआ है, अदरवाइज ऐसे रिवर्स पे क्वेश्चन नहीं आता ईवीएस में। तो एक आध क्वेश्चन क्या पता टपक जाए, ये भी हर सेट में नहीं आया, किसी एक आध ही सेट में आया इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन, यानी जो परिवार है वो सामाजिकरण की भूमिका में, कि हम समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके, कोई घर में आता है नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, बिठाते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं, बड़ों की बातें सुनते हैं, मतलब समाज में क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं क्या नहीं, ये सब जो हम सीखते हैं, परिवार इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि आप सीधा प्रकट जो है भगवान से या जहां से भी कहाँ होते हैं, परिवार में होते हैं दुनिया में, पड़ोसी के यहाँ नहीं, अपने परिवार मतलब फैमिली के अंदर। तो फैमिली आपको सिखाती है कि क्या चीजें डिजायरेबल हैं और कैसे बिहेव करते हैं सबसे पहले, बाद में दुनिया सिखाती है, स्कूल सिखाता है। तो इन दिस रिगार्ड द फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ, यानी परिवार जो है वो कैसा माध्यम है, परिवार कैसा माध्यम है ये हम सबको पता है। फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण है। पीएफ से याद रख लीजिएगा, फैमिली प्राइमरी होती है, सिंपल, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है या ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है, जन्म से पहले नहीं चलती, इन्फेंसी से ही शुरू होती है, क्योंकि हम पेट के अंदर तो नहीं सीख रहे होते कैसे किसको पानी देना है, किसको नमस्ते करनी है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली के द्वारा होगा। सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी होगा आपका स्कूल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्योंकि जब आप 3 साल के कम से कम हो जाते हैं तब तो प्ले वे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैनी मूवमेंट्स हैव एंडोर्स्ड द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट, यानी वातावरण को बचाने की कई मुहिम चली है, कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दी चिपको आंदोलन ऑफ 1970s, यानी निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई, यानी चिपको मूवमेंट का हीरो कौन था, या हम कहें किसने ज्यादा बेहतर काम किया चिपको मूवमेंट में। तो वंदना शिवा हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, मेधा पाटकर हैं, या बाबा आमटे हैं। तो हम सब ने सुंदरलाल बहुगुणा की स्टोरी जो है वो ईवीएस में पढ़ी है, एनसीईआरटी में। जिन्होंने नहीं पढ़ी थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन मतलब दो दिन, परसों आपको मिल जाएगा, कल तो मेरे टाइपिस्ट अवेलेबल नहीं है, परसों जहां तक आपको ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे शाम तक। तो सुंदरलाल बहुगुणा इंग्लिश में पहले से शेयर किए हुए हैं, एक बार इतने उनको पढ़ लेना। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने चिपको मूवमेंट, जिसमें पेड़ को पकड़ के लोग खड़े हो जा रहे थे और बहुत सारी चीजें हुई थी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। ये कहता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण द इंडिजीनियस पीपल वर कंपेल्ड टू मूव आउट ऑफ देयर हैबिटेट्स, जो वहां के आसपास के लोकल लोग थे, स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़कर जाना पड़ा। है ना भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो आज तुम, बट कोई बात नहीं। देखिए अगर हम बात करें तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। नीरज सिंह क्या पूछ रहे हैं, मैम मैं डीएलएड कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स था, तो क्या मैं सीटेट पेपर 2 में मैथ्स और साइंस ले सकता हूँ? ले सकते हो, इसमें ऐसा सच इन्होंने कोई रूल दिया नहीं होता, जनरली परसेप्शन यही चलता है कि आप अगर ह्यूमैनिटीज से हैं तो एसएसटी लें, बट ले सकते हो। देखो एक बार अगर हम बात करें तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन दी स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, बताइए बताइए बताइए। अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए डी कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल। ट्रांसफर, ये कोई ट्रांसफर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ही आसान सी भाषा हो गई। आउट माइग्रेशन, ये माइग्रेशन का ही हिस्सा है अगर बाकी सबको भी देखें तो, ठीक। इमिग्रेशन, एक देश से आप दूसरे देश में, फॉरेन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इमिग्रेशन यूज होता है, बट यहाँ क्या बात हो रही है, लोगों को अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी चाहत के अगेंस्ट, अपने लोकल एरिया को, अपने नेटिव प्लेस को, अपनी जगह को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे विस्थापित किया गया है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विस्थापन कहते हैं, विस्थापित किया गया है, उनको डिस्प्लेस किया गया है, क्योंकि वहां कोई डैम बन रही है, कोई रोड बन रही है, कोई एयरपोर्ट बन रहा है कहीं, तो उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेहा फ्रॉम आरा, करियर रोल पर मॉक टेस्ट को कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या ओनली 1 टाइम? कितनी भी बार। मैं आपके ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में एडमिशन ले रही हूँ, हेल्प मी। ऑफलाइन क्लास तो फ्री होगी अभी सीटेट के लिए, केवीएस के लिए शायद बैच देखने को मिले, वो बता देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ जाएं। देखिएगा अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा जब व्यक्ति अपनी विल के अगेंस्ट दूसरी जगह पे, उसकी नेटिव प्लेस से कहीं और आप उसको विस्थापित कर रहे हैं। इमिग्रेशन अपनी मर्जी से भी हो सकता है, आप फॉरेन कंट्री चले गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 समझने का प्रयास करेंगे, समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वी शुड नॉट लीव
cooked food uncovered or unrefrigerated for long duration. Which agents are responsible for spoilage of cooked food? यानी हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बोलते ना मम्मी बेटा सब्जी फ्रिज में रख दियो या शौर्य दूध फ्रिज में रख दियो, है क्यों? क्योंकि अगर हमने जो भी बना हुआ खाना है या अनकवर्ड फूड है, अगर उसको लंबी ड्यूरेशन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हो जाएगा खराब। उस खराब होने को किसकी वजह से खराब होता है ये हमसे पूछा है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? इंसेक्ट्स तुरंत आ जाते हैं क्या? इंसेक्ट्स है, अगर पहले से घूम रहे हो तो आ भी सकते हैं, बट ये तो रीजन नहीं होता कि कीड़े खा जाएंगे, है ना, वायरस लग जाएगा। कोरोना थोड़ी लग जाता है खाने को, वो कोरोना के टाइम पे लगता था, अब नहीं लगता, है ना। वो भी बने हुए कुक्ड फूड की बात हो रही है, तो कुक्ड फूड में तो नहीं लगता था। फंगस या बैक्टीरिया, आप देखते हैं कि फंगस तो बहुत बाद की कहानी है कि आपने जमाने भर के लिए छोड़ दिया उसको, तब कहीं फंगस लग सकती है। बैक्टीरिया है जो मेन रीजन है जिसके लिए कहा जाता है कि बिना फ्रिज के मत रखो लंबे समय तक, नहीं तो वो खाने योग्य नहीं बचेगा। तो बैक्टीरिया की वजह से वो खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आंसर है इसका डी, ना कि फंगस, क्योंकि बात हो रही है कुक्ड फूड को ज्यादा देर तक आप अनकवर्ड या अनरेफ्रिजरेटेड क्यों नहीं छोड़ते, ढक के रखते हैं चीजों को, क्योंकि बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर, और आपने देखा होगा अनकवर्ड रहने पे या ऐसे ही छोड़ देने पे बिना फ्रिज में रखने में अगर आप भूल जाएं तो सब्जियां खराब हो जाती हैं, फिर अगले दिन आपकी डांट पड़ती है या आप किसी की डांट लगाते हैं, अगर आप खुद मम्मी हैं तो, है ना, है दूध फट जाता है जिसको हम कहते हैं खराब हो जाता है, फिर पनीर बना के खा जाते हैं उसको कई लोग, है ना। लेट्स स्टार्ट स्टडी। पूनम मैम, मैं सीटेट फॉर्म में इंस्टीट्यूट पिन कोड की जगह यूनिवर्सिटी पिन कोड डाल दिया हूं, तो क्या इसे करेक्ट करना होगा? और सिग्नेचर थोड़ा सा तिरछा हो गया। तिरछा से तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, क्लियर है, बट क्लियर है बस, तो क्लियर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात रही इसकी आपके पिन कोड की, तो वो करेक्ट कर सकते हो मेरे ख्याल में आप कॉलेज का, और नहीं भी हो रहा है तो किसी को फर्क पड़ नहीं रहा है, गलती हो सकती है उसमें, वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ उसको चेंज कर लेना अगर एडिटिंग का ऑप्शन है तो एक बार चेक कर लो। नोट्स हिंदी में दें, सीडीपी में हिंदी में बहुत कम है। सरकार हिंदी में दे दिए हैं नोट्स, ऑलमोस्ट हिंदी में ही हैं वो नोट्स, और जो लास्ट चैप्टर है वो ट्रांसलेट होके आ जाएगा जल्दी ही। अभी सीडीपी के तो इंग्लिश के नोट्स देने बाकी हैं, सीटेट के इस बार हिंदी में पहले दिए हैं आपको, इवन बाइलिंगुअल ही है वो। द डेट ऑफ पैकेजिंग इज मेंशन्ड ऑन एवरी पैक्ड फूड आइटम बिकॉज, यानी प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पे लिखा होता है। मान लीजिए आप मैगी भी ला रहे हैं जो कि कोई बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ नहीं है, है ना, या कोई भी आप खाने की चीज ले रहे हैं, एक उस पे पैकेट पे लिखा होगा कि कब तक चल पाएगा, है ना, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। व्यक्तियों पे नहीं लिखा होता है, इसलिए व्यक्तियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होते, वो कभी भी टपक जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सिमेंटिक्स का उदाहरण है जब आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे कि लोग एक्सपायर नहीं होते, चीजें एक्सपायर होती हैं। तो अगर आप व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं फलाने एक्सपायर हो गए, दैट मीन्स आप सिमेंटिक मिस्टेक कर रहे हैं, सिमेंटिकली गलत है आपका वाक्य। अब ये हमने ईवीएस में क्या पढ़ लिया, इंग्लिश को पढ़ लिया, इसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ना कहते हैं कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ दें। ए ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। चलिए देखते हैं, एवरी फूड आइटम हैज देयर ओन सेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ होती है बेसिकली हर एक फूड लाइफ आइटम की, ठीक बात है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स सम प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड, कह सकते हैं। फिर आता है आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजेंस डेवलप इन इट टू स्पॉइल, या फिर वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम्स। क्या कहना चाहेंगे आप सभी, ये बताइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा एक बार, ए कह रहे हैं 69% लोग। आज थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा, स्लो ही चल रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, 13th क्वेश्चन की, तो क्या कहता है ये, सिंपल बात थी कि हम पैकेजिंग मेंशन्ड होती है, हर एक पैकेट पे मेंशन्ड होती है कि आपका पैकेट कब तक चलने वाला है, या
पैक कब से हुआ है, इवन ये भी है ना। तो प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है कि पैकेज्ड फ्रॉम इतने, और मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है ये बात, ठीक है ना। बीएड सेकंड ईयर के लिए प्रावधान रहेगा क्या? सेकंड ईयर के लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा आस्था, है ना। आपको बेकार में होप देने का कोई फायदा नहीं है। बाकी अभी जल्दी आ जाएंगी। अभी केवीएस के थोड़े से क्वेश्चन साइड रख लो, 5 तारीख तक रुक जाओ, सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, है ना। अभी पढ़ाई कर लो इतने बस। एवरी फूड आइटम हैज देयर ओन शेल्फ लाइफ। हाँ, एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर पैकेजिंग डेट नहीं पता होगी तो पता कैसे लगेगा कि मान लीजिए पैकेज डेट होती है कई बार कि इतने तारीख को मैन्युफैक्चर हुआ 21 नवंबर 2022 को, और फिर लिखा हुआ 6 महीने बाद तक बेस्ट यूज हो पाएगा। तो इसका मतलब शेल्फ लाइफ इसकी कितनी हुई? 6 महीने हुई, जब तक ये अपना जीवन पूरा करेगा। बात तो सही है, ट्रू है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स सम प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड। यानी जब आप पैक कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, ये भी बात सही है। अगर हम बात कर रहे हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजेंस डेवलप इन इट टू स्पॉइल इट, यानी कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए पता तो हो कि कितना टाइम हो गया है। वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम्स। सारी ही बातें सही हैं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जरूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक रह पाए, जिसकी वजह से वो जीवित रह पाता है कुछ टाइम तक। तो ये सारी बातें सही हैं, यानी ABCD कोई भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। जब नेगेटिव नहीं है तो आंसर हो गया A ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 EVS उतना मुश्किल नहीं आता जितना आप सोच रहे हैं। देखिएगा, अगर NCERT की समरी और वहां से पेडागोजी को समझ लिया है। आस्था मैंने आपका जवाब दे दिया है। बीएड भी जरूरी रहेगा क्या? PRT और TGT, हाँ वो तो अभी आप दे सकते हैं, अभी का जो नोटिस है उसके अनुसार भर तो सकते हैं आप। क्या कह रहे हो भाई मॉक टेस्ट के बारे में? मॉक टेस्ट कैसे दें? करियर विल ऐप पर चले जाइए, वहां आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, है ना। पेड सीरीज भी है, बट वो बैच में जितने लोग हैं उनके लिए फ्री है, उनको अलग से नहीं लेनी है। और बाकी लोगों के लिए वो 99 में है। फ्री भी है कुछ मॉक टेस्ट, तो उसमें शायद 20-30 टेस्ट कुछ हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। सी ऑप्शन कह रहे हैं 56% लोग, या जिस भी वेबसाइट से आपको ठीक लगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मॉस्किटोज प्रोलिफरेशन मैनी मेथड्स आर सजेस्टेड, फाइंड आउट अ मेथड विच डज नॉट चेक, ध्यान रखिएगा डज नॉट लिखा है, डज नॉट चेक द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज अमॉन्ग द फॉलोइंग। यानी मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं कि कैसे मच्छर जो है ब्रीड होने से या और बढ़े ना, उसके लिए रोकथाम हो। इसके लिए कुछ कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें से आपको यह पहचानना है कि कौन सी वो विधि नहीं है जो मच्छर की ब्रीडिंग के रोकथाम में यूज होती होगी। फटाफट से बताइए। सी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। पहला ऑप्शन है कीप चेंजिंग द वाटर फ्रॉम द कूलर एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक। तो ये तो तरीके होते हैं कि भैया मच्छर जमाना हो जाए, डेंगू का मौसम चल रहा है तो जल्दी जल्दी पानी बदलते रहो, एक जगह पे इकट्ठा मत होने दो एंड ऑल, ठीक है ना। अमृता बिहार आरा से क्या सीटेट क्वालिफाई करके दूसरे स्टेट में जैसे यूपी में हाँ कर सकते हैं टीचिंग के लिए अप्लाई, ज्यादातर जगह में। कुछ जैसे हरियाणा में अभी इन्होंने रोक लगा दी है, बाकी देखते हैं। अभी तक भी ज्यादातर स्टेट्स में सीटेट चल जाता है। बी ऑप्शन है पुट फिश इन द ponds and water logging areas so they eat the mosquitoes larva, यानी कि आप जो फिश हैं उनको ऐसे तालाब वगैरह में छोड़ दीजिए जहां पे वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएं। चलो ये भी एक सही तरीका है जिससे ब्रीडिंग रुक जाएगी, मच्छर नहीं फैलेंगे, मलेरिया रुकेगा। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, तो ये तरीका मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों को खुद को बचाने के लिए कि मच्छर तो भैया अपनी जगह रहेंगे, वो तो घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रीड करेंगे, लेकिन अगर आपको जीवित रहना है तो आप क्या लगाते हैं? मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग करते हैं। आज भी गांव में, शहरों में बहुत सारी जगह पे यूज होता है ना। तो मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, खुद को प्रिवेंट, खुद को बचाने के लिए। इससे ब्रीडिंग प्रिवेंट नहीं हो रही कि वो बच्चे नहीं देंगे या आगे अपनी प्रजाति नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, प्रजनन नहीं रोकता ये, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन ही गलत है, और गलत है इसलिए सही है। किस कॉन्टेक्स्ट में गलत है? जो क्वेश्चन ने पूछा था उसके हिसाब से गलत है, ठीक। स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट एनी प्लेस, यानी तेल और उसमें वो फंस के मर जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। ये वाली कहानी भी हमने मलेरिया के बारे में पढ़ी है, या मच्छरों को रोकने के बारे में। तो डी भी सही था, लेकिन सी ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 15 देख करके जवाब दीजिएगा फटाफट से। डॉक्टर्स एडवाइज डायरिया पेशेंट्स टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर हैविंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बिकॉज, यानी दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक तथा थोड़ी सी चीनी मिला लें, जैसे ORS का घोल टाइप, उसमें भी यही होता है ना, नमक और चीनी का ही वो एक तरह से मेजरली, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। उसका रीजन पूछा है, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। कर दो ना, अगर मिसमैच है तो कर दो ना चेंज।
भाई अगर आपको लग रहा है कोई गलती आपसे हुई है तो सीटेट के फॉर्म में किस बात का आलस है? अगर वो गलती चेंज हो सकती है तो उसको क्यों नहीं करेंगे भाई? जो गलती चेंज नहीं हो सकती उसको छोड़ देंगे, जो हो सकती है उसको तो चेंज कर देंगे ना, उसमें पूछना ही नहीं है कुछ, उसके पैसे थोड़ी लग रहे हैं करेक्शन के। अमित, सुपर टाइट वगैरह में सबके लिए लगभग सेम ही रहती है, ये केबीएस ही है जो इतना छूट देता है आपको फीमेल्स वाली एज में, है ना, तो वही 30 के करीब होगी पीआरटी के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स एडवाइस जो डायरिया पेशेंट है जिसको दस्त हुए हैं कि भैया ठंडा करो गर्म पानी को और फिर उसमें शुगर और सॉल्ट चुटकी भर मिला दो। चुटकी भर शुगर और सॉल्ट की कीमत तुम क्या जानो मच्छर बाबू, आई मीन डायरिया बाबू। देखिए ऑप्शन नंबर ए बहुत ही वाहियात डायलॉग था। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन दी इंटेस्टाइन, यानी केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख पाती। मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जब कुछ भी नहीं पच रहा तो एटलीस्ट शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन पच जाएगा। बॉइलिंग वाटर मेक्स द वाटर जर्म फ्री, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बॉइलिंग वाटर है, जो उबला हुआ पानी है, वो जीवाणु रहित हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर कहीं पे पानी साफ सुथरा अवेलेबल नहीं है, कभी आपका आरओ खत्म हो जाए तो आपके घर में माता जी या कोई भी समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि भाई पानी को उबाल के पी लो तो सारे जर्म्स जो हैं वो मर जाएंगे। तो ये दोनों ही बातें सही है, ठीक है जी। और पहला ऑप्शन पूछा था कि ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। अब पूछा है कि कौन सी एक बात इस विषय में सही है? सिंपल बात, डी ऑप्शन एग्जैक्टली, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि शुगर कोई इसका इलाज मेन ये थोड़ी बस शुगर देनी थी सॉल्ट नहीं देना था, दोनों का मिश्रण काम करेगा, तो ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब ना हो पाए। बी एंड सी इज द राइट आंसर, ये हमें